हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज़ जयेंद्र तिवारी और मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं करंट अफेयर्स की सीरीज जो आने वाली परीक्षा बीईओ की तैयारी पर आधारित है। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अगर मेरे इन सभी वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं तो डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के, अब 90 टू 95% क्वेश्चंस आपको मेरे इन वीडियोस में मिल जाएंगे। ओके। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को आखिर तक देखना और अपने नोट्स बनाते चलो। हर हर एक बार जब भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस कराता हूँ किसी एग्जाम के पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो सीरीज चलाता हूँ तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को एक जगह लिखते चलो। क्या आप यूपीपीएससी की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको आवश्यकता होगी एक अच्छी टेस्ट सीरीज की। तो आप जुड़ सकते हैं बीईओ की परीक्षा की सर्वोत्तम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 8004801061 पर। तो इस तरीके से 500-600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो जाएंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में। ठीक है। तो आपकी तैयारी के लिए ये सफिशियंट रहेगा और उम्मीद करूंगा कि जो 25 से 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में तो इन 500 क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको सारा कुछ मटेरियल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आप से परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इंडेक्स निकाला गया है जिसमें ये स्टडी करा गया है कि कौन से देश ने जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अच्छा एफर्ट दिया है, किसने अधिक प्रयास किए हैं, किसके प्रयास ज्यादा ऑथेंटिक हैं, इफिशिएंट हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर ये सूचकांक बनाया गया है और इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये प्रश्न है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 9वीं, 9th रैंक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। अच्छा, अब जो भी सूचकांक आप पढ़िए तो हमेशा ध्यान रखिए आपको उसमें टॉप रैंक पता रहनी चाहिए। अगर आप टॉप की 3 याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इंडिया की क्या रैंक है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इसमें जो है आपका जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें टॉप 3 में कोई भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? टॉप 3 में कोई भी नहीं है। चौथे स्थान पर है आपका स्वीडन। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानक होने चाहिए थे जलवायु परिवर्तन के लिए, जो प्रयास होने चाहिए थे जलवायु परिवर्तन के लिए, किसी भी देश ने इतने प्रयास नहीं किए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कि वो पहले 3 स्थान में अपनी जगह बना पाए। आप समझ रहे हैं? कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके प्रयास इतने हो कि वो टॉप 3 में स्पेस बना पाए, अपना प्लेस ले पाए। चौथे स्थान पे स्वीडन आता है जो कि टॉप है इस लिस्ट में। ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में कौन सा देश अव्वल नंबर पर है, सबसे अधिक प्रयास कहां पर किए गए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, तो वो है स्वीडन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक का मतलब क्या हुआ कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु में जो परिवर्तन होता है, उसकी वजह से उसके जो दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा किस देश में आएंगे, जोखिम सबसे ज्यादा कहां पर है वैश्विक जलवायु परिवर्तन का। तो उसके आधार पर जो रैंक बनाई गई है तो उसे हम वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें इंडिया की क्या रैंक है? ये इंडिया 5वें नंबर पर है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक पर। और इस सूचकांक का ये 15वां संस्करण था। ठीक है। 2019 में इंडिया की 4th रैंक थी। ओके। आगे देखेंगे, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पोस्ट निकाली गई है और इसका काम क्या होगा कि जो हमारी थल सेना है, आर्मी है, जल सेना है और एयरफोर्स है, वायुसेना। ठीक है। तो पहले क्या होता था, इन तीनों सेनाओं के अपने अपने हेड होते थे।
ठीक। तो अब इन तीनों के ऊपर यह पोस्ट बना दी गई, सीओडी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक, तो ये तीनों से कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे कभी भी कोई वार की कंडीशन बनती है तो बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा हमारे इन तीनों सेनाओं के बीच में, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के बीच। क्यों? क्योंकि इन तीनों को कौन हैंडल कर रहा टॉप में? आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये इस वक्त भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इसका आंसर आपने मार्क कर लिया, अगर आपको पता है, काफी इंपॉर्टेंट था, काफी न्यूज में रहा था। तो आंसर है बी पार्ट, जनरल बिपिन रावत। ओके, तो जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अब देखिए, ये जो जनरल बिपिन रावत हैं, ये पहले आर्मी के चीफ थे, थल सेना के प्रमुख थे। तो अब कौन है इनकी जगह पर? तो अब मनोज मुकुंद नरवाने, ये इस समय भारत के आर्मी के चीफ हैं। ठीक, इसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है, एक तो एक इसी के साथ एक और पोस्ट है वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक, तो ये पोस्ट इस वक्त है सत्येंद्र कुमार सैनी के पास। तो भारत के प्रथम वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सत्येंद्र कुमार सैनी। ओके, ये हैं आपके जनरल बिपिन रावत। हाल ही में भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई, जिसके अनुसार देश में वनों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी जारी की गई है और हर साल रिपोर्ट आती है। इसके पहले 2017 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, हर साल नहीं आती, हर 2 सालों में आती है, और अब 2019 में आई है। ठीक है, तो आप ये 100% मान के चलो, बीईओ की परीक्षा में डेफिनेटली 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। और आगे जो आरओ एआरओ की परीक्षा होगी और यूपी पीएसएस की परीक्षा होगी, आरओ एआरओ जो 2016 वाली 3 मई को होनी है, तो उन सभी के लिए ये वीडियोस एकदम उपयुक्त हैं। आप इनको पढ़कर अपनी करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉरेस्ट रिपोर्ट के लिए, इसमें सारा का सारा हम उस एक वीडियो में फॉरेस्ट रिपोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सारे के सारे खत्म करेंगे। तो अभी फिलहाल इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आपने मार्क कर लिया होगा, अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 24.56%। ठीक है, तो जो भारत का पूरा भूभाग है उसका 24.56% वनों से आच्छादित है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, जब बात करी जाए कि सबसे अधिक परसेंटेज किस स्टेट में है वन का, ठीक है, तो वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है? तो प्रतिशत की जब बात करेंगे तब आपका आएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत है। पर जब कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल आपको मिलेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। बाकी सब कुछ मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पे एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एसडीजी लॉन्च किया गया। इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे प्रयास किस स्टेट में किए गए? तो उसके लिए केरल है नंबर 1 पर। ठीक है, केरल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश। ये नंबरिंग में नहीं है, टॉप 3 में बता रहा हूं। नंबर 1 पर केरल, नंबर 2 में हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, ये रैंकिंग भी याद रखिए, पूछी जा सकती है आपसे परीक्षा में। ओके, अच्छा, यहां पर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस स्टेट ने किया है? सबसे अधिक सुधार की जो गति है, जब उसकी बात करेंगे, सबसे अधिक तेज सुधार, तो वो किए हैं यूपी ने। उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक तेज सुधार किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स प्राप्त करने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बुरी परफॉर्मेंस किस स्टेट की है? तो वो है बिहार की। ठीक है, सबसे बुरी जो प्रदर्शन किया है वो किया है बिहार ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये यूपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर आप बताइए। आंसर नंबर बी पार्ट 112वीं रैंक है। ठीक है, याद रखिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत की 112वीं रैंक है। पहली रैंक पर आता है आपका आइसलैंड, सेकंड पर आता है आपका नॉर्वे, और तीसरे पर आता है फिनलैंड। ओके, तो यहां पर लैंगिक अंतराल सबसे कम है मेल और फीमेल के बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, आप जैसे पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा में 2 सीटें होती हैं एंग्लो इंडियंस के लिए, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो यह आरक्षण आजादी के बाद से ही चले आ रहा था, जिसे अभी एक संविधान विधेयक था, इसमें जो ये लिखे हुए ये सारे विधेयक के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 126वां संविधान संशोधन था, विधेयक था, और संशोधन कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन था। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन था और 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अभी जो SC ST का आरक्षण है उसमें टोटल 131 सीट्स आरक्षित हैं SC ST के लिए, जिसमें SC के लिए है 84, ठीक है, और ST के लिए है 47 सीट्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ सीट्स आरक्षित हैं SC ST एक्ट के अंदर, याद रखिएगा। देन हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव 2019 का आयोजन किया? ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव है ये कहां पर आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। अच्छा, इसमें जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक हॉर्नबिल है। ठीक है, इस चिड़िया का नाम है हॉर्नबिल, जो कि नागालैंड में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हॉर्नबिल जो पक्षी है कहां पर पाया जाता है? नागालैंड में, और इसी के नाम पर यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है? नागालैंड में। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 2019 का उद्घाटन किस शहर में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? ओके, तो आंसर करिए आप इसका। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 2019 से ये मनाया जाएगा, और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? अहमदाबाद में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कहां पर हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहां पर हुई? कानपुर के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? PM मोदी ने। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है, तो आपके यूपी करंट अफेयर्स का भी ये एक पोर्शन है। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कहां पर हुई? कानपुर में। इसकी अध्यक्षता PM मोदी ने करी थी। ओके, और इस समय यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस झील में 2000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक झील है जिसमें 2000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके अंदर एक डिसीज हो गई थी, जिस वजह से सांभर झील में, ठीक है, सांभर झील में करीब 2000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई। तो जो डिसीज थी वो थी एवियन बाटुलिज्म। ओके, एवियन बाटुलिज्म डिसीज के चलते 2000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। और ये रिपोर्ट जो है भारतीय पशु अनुसंधान बरेली के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें ये बताया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये यूपीपीएससी की जो अभी परीक्षा हुई थी 2019 की 15 दिसंबर को, उसमें एक
क्वेश्चन पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने यूपी पीसीएस की करंट अफेयर्स की सीरीज में कराया भी था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन मिले थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अलग से आए थे इस बार यूपीपीएससी परीक्षा में। तो ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो से थे, पर हाँ 70% क्वेश्चन मेरे जो मैंने सीरीज चलाई थी, 15-20 वीडियो अपलोड किए थे, तो उसमें मिल गए थे। ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें कराया था। तो देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहां पर किया गया था? नोएडा में। ठीक है, सी पार्ट है, यूपी की न्यूज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे बीईओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2019 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही? ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया, पर इन्होंने 2019 के लिए नहीं पूछा था, 2017 के लिए पूछ दिया था, 2 साल पहले का, जिसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ओके, तो याद रखिएगा, अभी 2019 पूछा नहीं है, तो आपसे इस परीक्षा में जरूर पूछेंगे ये। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है बी पार्ट 102। ये रैंक थी भारत की वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में यूनेस्को ने किस अभिनेत्री को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस यूनेस्को से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और यह पूछा गया था कि यूनेस्को की अभी जो समिट हुई थी वो कहां पर हुई थी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी मैंने अपने वीडियोस में कराया था। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बाकू अजरबैजान में ये सिटी है, वहां पर यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था। तो अभी यूनेस्को ने सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? यालिजा अप्रेसियो को। ठीक है, यालिजा अप्रेसियो ये एक एक्ट्रेस है। तो इनको यूनेस्को ने एक अपने सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फ्रीक्वेंटली परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा, क्योंकि ये पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन को इस साल। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2019 के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यूपीपीएससी पूछा नहीं गया, आपसे पूछा जाएगा इस साल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं, तो इनको दिया गया है अबी अहमद अली, ये इनका नाम है, याद रखिए, अबी अहमद अली। ओके, इन्होंने जो है इथियोपिया और इरिट्रिया, इरिट्रिया इनका पड़ोसी मुल्क है, तो इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच लड़ाई चलती थी, तो इसको सुलझा दिया इन्होंने, और दोनों के बीच जो संघर्ष चलता रहता था उसे खत्म करा दिया। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चलती रहती है, तो ऐसा कोई अगर लीडर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो शत्रुता है उसे खत्म कर दे, तो उसे भी डेफिनेटली नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ काम इन्होंने किया है, अबी अहमद अली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे परीक्षा में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो ये दिया गया है जोखा अल हार्थी को। ये है जोखा अल हार्थी जोखा अल हार्थी ओमान की लेखिका है ये। ठीक है, ओमान की लेखिका है, और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे दिया गया? जोखा अल हार्थी, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए ओमान की लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या हुआ था, वर्ष 2018 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया था। ठीक, तो 2019 में दो नोबेल प्राइज दिए गए साहित्य के लिए, 2018 का और 2019 का। तो दोनों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है, इनका नाम है ओल्गा टुकर-जुर्ग, ओल्गा टुकर-जुर्ग। इनको दिया गया 2018 के लिए। ठीक है,
2018 के लिए ये पोलैंड की लेखिका हैं ओल्गा टुकर-जुर्क, इनको जो है 2018 के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये है पीटर हैंडले। पीटर हैंडले ये ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। तो इनको 2019 के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, 18 और 19 दोनों इंपॉर्टेंट है इक्वली। ओके, तो इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल पीस कीपर अवार्ड किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है ये पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2019 के लिए। ग्लोबल पीस कीपर अवार्ड, ये जो है पर्यावरण के लिए जो मोदी जी ने प्रयास किए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको बनाने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मोदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसके लिए ग्लोबल पीस कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये बिल गेट्स और मिलिंडा संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार इस साल दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ चेंज मेकर अवार्ड भी इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है, चेंज मेकर अवार्ड। ओके, ये भी याद रखिएगा, चेंज मेकर अवार्ड ये दिया गया है पायल जांगीड़ को। पायल जांगीड़, ठीक है। इनको क्यों दिया गया? इन्होंने बाल श्रम एवं बाल विवाह के अगेंस्ट काफी अच्छा काम करा है, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है। बाल विवाह, इन दो जो कुरीतियां हैं इनके अगेंस्ट काम किया है पायल जांगीड़ ने, इसलिए ये सेम संस्था ने इनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। ओके, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। तो इसमें जो है हमारी 24 भाषाओं के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो इसमें जो है आप 3 याद रखिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए और उर्दू के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए दिया गया है शशि थरूर को। ओके, तो इन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ओके, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। पूरा नाम है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, ये इस किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इंग्लिश भाषा के लिए शशि थरूर को ली। अब इसके बाद हिंदी के लिए दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। नंद किशोर आचार्य, ओके, इनका भी नाम लिख देता हूं, शशि थरूर। इंग्लिश के लिए दिया गया नंद किशोर आचार्य को। इनकी किताब थी छीलते हुए अपने को। छीलते हुए अपने को, ये इनकी किताब से, जिसके लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया नंद किशोर आचार्य को। और उर्दू भाषा के लिए साहित्य का पुरस्कार दिया गया है शफी किदवई को। इनकी फोटो नहीं मिली कहीं, शफी किदवई। ओके, इनको उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो तीनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आप यूपीपीएससी की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको आवश्यकता होगी एक अच्छी टेस्ट सीरीज की। तो आप जुड़ सकते हैं बीईओ की परीक्षा की सर्वोत्तम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 8004801061 पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। डेफिनेटली परीक्षा में आपको इससे एक आध प्रश्न तो मिलना ही मिलना है। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अभी के अभी यहीं पर डिस्कस करें। आप इन्हें नोट डाउन कर लेना अपने पास और रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब देखो, कोरोना वायरस कहाँ मिला? आप जानते हो चाइना में, चीन में ये वायरस मिला। चीन में कहाँ पर? वुहान सिटी, ठीक है। वुहान सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो पहला केस मिला था वो मिला वुहान सिटी में दिसंबर 2019 में, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग कोरोना वायरस बोलते हैं, ठीक है, पर WHO ने एक नाम दिया है, इस वायरस का नामकरण किया है। वो क्या है? nCoV 2019, ये इस वायरस का नाम है
जिससे ये बीमारी होती है, ठीक है। और इस बीमारी को भी WHO ने एक नाम दिया है। दोनों चीज आपको याद रखनी है। जो बीमारी है उसका नाम है कोविड, कोविड 2019। ये डिसीज है, ठीक, ये डिसीज है और ये वायरस का नाम है। दोनों नाम याद रखने हैं आपको। जो वायरस है जिससे ये बीमारी है, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एनकॉफ 2019, जो कि ये कोरोना वायरस है। और जो बीमारी है वो है कोविड 2019, ठीक। इसको नोबेल कोरोना वायरस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। नोबेल कोरोना वायरस, ये सब आपको याद रखने हैं। WHO इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस WHO के बारे में भी पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में, ठीक। स्थापना कब हुई थी WHO की? 1948 में। 1948 में जेनेवा की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर सॉरी WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी, उनका नाम भी याद रखिए, टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम। तो WHO के अकॉर्डिंग जो ये कोरोना वायरस है करीब 20 से अधिक देशों में फैल चुका है। 20+ कंट्रीज में ये स्प्रेड हो चुका है। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि कोई भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है? तो इसमें देखो क्या होता है कि आपको जैसे कोल्ड जुकाम हो जाता है, जुकाम खांसी आती है, इसके बाद फीवर हो जाता है ना। और साथ ही साथ आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये 4-5 सिम्टम्स हैं। आपको कोल्ड हो जाएगा, खांसी आएगी, सीने में जकड़न, ड्राई कफ हो जाएगा, है ना, और फीवर आएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। फिर फाइनली और भी डिसीज आएंगी, आपकी किडनी फेलियर हो जाएगा, और निमोनिया होने के बाद में मृत्यु हो जाती है इस बीमारी के अंदर। काफी खतरनाक बीमारी है। और सबसे इसमें जो खतरनाक चीज है कि बहुत इजीली फैलती है। इजीली फैलने का मतलब है, आप जिस अगर किसी व्यक्ति को ये इस बीमारी से ग्रसित है, तो अगर वो छींकता है, खांसता है, तो ये जो वायरस है ये हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर इसके संपर्क में जो लोग भी आते हैं उन्हें भी इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। या कोई जो पीड़ित व्यक्ति है कोरोना वायरस से, अगर आप उसको छूते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसको टच करते हैं, तो भी आपको इसके इन्फेक्शन के होने का खतरा रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसका जो कोरोना वायरस है उसका शेप देखिए, ये क्राउन शेप होता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा शेप दिखता है। तो आप जानिए कि क्राउन टाइप का शेप है। ये देख रहे हैं, मुकुट जैसी संरचना मिलती है इसके ऊपर, सारे के सारे क्राउन्स हैं। इन क्राउन्स की वजह से इसका नाम है कोरोना वायरस, ठीक, इसलिए इसका नाम रखा गया है कोरोना वायरस। तो इस शेप का जानना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। अच्छा, इसके लिए एक मेडिसिन है जिससे इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो वो मेडिसिन है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन। और ये जो मेडिसिन है ये मलेरिया की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। क्लोरोक्वीन से बहुत सारे पेशेंट ठीक किए गए। तो अभी ये मेडिसिन यूज हो रही है। और इसके अलावा भी एक मेडिसिन यूज में आ रही है, रेगडेसिविर, रेगडेसिविर, ठीक है। इसके बारे में भी बता रहे हैं, चाइना ने इसका पेटेंट कराया हुआ है, ठीक है। ये मेडिसिन चाइना ने इसको डिस्कवर करा है और इसका पेटेंट करा है, रेगडेसिविर। और ये बोल रहे हैं कि ये मेडिसिन जो है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को क्योर कर सकती है। ओके, अभी देखिए इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इंडिया में जो केस मिला है वो मिला था केरल में, ठीक है। और केरल में फिर 3 केसेस मिले कोरोना वायरस के, जिसकी वजह से केरल देश का पहला राज्य है जिसने इसको राजकीय आपदा घोषित किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस राज्य ने कोरोना वायरस को राजकीय आपदा सबसे पहले घोषित किया है, तो वो कौन सा राज्य है? केरल। याद रखिएगा, केरल के अंदर सबसे पहले कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित किया गया, ठीक है। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपसे कोरोना वायरस के टॉपिक से।
तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीजें, जैसे WHO ने कुछ पैसा दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो वो कितना दिया है इन्होंने, ये 675 मिलियन US डॉलर दिए हैं WHO ने, ठीक है। ऐसे ही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB, इसने $2 मिलियन दिया हुआ है। $2 मिलियन दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, ठीक है। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपब्लिक डे गेस्ट, गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि थे तो उनके बारे में जानेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट। जो गणतंत्र दिवस पर अतिथि थे वो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। आप ऐसे भी ये लिख लीजिए, जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। तो ये हैं जेयर बोल्सोनारो, ये हमारे 71वें गणतंत्र दिवस पर आए थे, जो कि अभी हमने सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 2020 को। तो इसमें हमारे मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस 2020, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी परीक्षा में आता है। तो BEO परीक्षा, RO ARO की परीक्षा, जो आगामी परीक्षाएं हैं हाल ही में जो होने वाली हैं मार्च में, मई में, उनमें ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, जो इंडियन साइंस कांग्रेस है 107, 107वां एडिशन था। तो इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कैंपस के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, 3 से 7 जनवरी के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। और 106 जो विज्ञान कांग्रेस हुई थी 2000 में, उसका आयोजन किया गया था जलंधर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, LPU में। ओके, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर। थीम क्या थी? थीम भी जान लीजिए, विकास और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, थीम आपसे पूछी जाएगी, याद रखिएगा। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है। यहां पे भी मेंशन करा हुआ है इन्होंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। ओके, इतना ही बहुत इस टॉपिक से। देन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल इससे आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं सारी परीक्षाओं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, इसमें होता क्या है? देखिए 1992 में जब अर्थ समिट हुई थी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे देश मिलकर आए थे और बैठे थे साथ में कि हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसको रोकेंगे, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको रोकेंगे। और इस समय टोटल 197 कंट्रीज हैं जो अर्थ समिट के बाद इससे जुड़े, ठीक है। और सब लोग मिलके हर साल बैठते हैं और कुछ नियम कानून बनाते हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। ओके, तो इसमें जो है ये जो बैठक थी 25वीं बैठक थी, इसलिए इसको COP बोलते हैं। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज ये क्या? ये देश हैं, ये जो सभी देश हैं, हर एक देश को एक पार्टी बोला गया, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये होता है COP का फुल फॉर्म। तो ये 25वां था और इसका आयोजन हुआ मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ? स्पेन के अंदर शहर है मैड्रिड, वहां पर इसका आयोजन हुआ। 2 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। एक्चुअली ये प्लान थी 2 से 13 दिसंबर तक, लेकिन कोई आउटकम नहीं आ पाया, तो ये 2 दिन और एक्सटेंड करी गई, तो 2 से 15 दिसंबर तक इसको आयोजित किया गया। फाइनली फिर भी कोई आउटकम पे पहुंचे नहीं, तो इसको फेल डिक्लेयर करा गया। ओके, पर आप ये याद रखिए कि लॉन्गेस्ट कॉन्फ्रेंस है COP25, अब तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें। ओके, अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको CMP15 भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल की 15वीं मीटिंग थी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जब हुआ था उसके बाद ये 15वीं मीटिंग है। ओके, और आपका जो है जो इसको CMA2 भी बोलते हैं। CMA2 इसलिए बोलते हैं
जो कि सेकेंड मीटिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस समिट जो हुई थी 2015 में हुई थी। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देखो होती तो हर साल है, पर कुछ समिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जब क्योटो समिट हुई थी तो वो उसके बाद कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना लिए गए कि जिनके आधार पर काम होना था, तो वो क्योटो समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है। इसके बाद तो ये जो है पेरिस की जो है पेरिस एग्रीमेंट की सेकेंड थी, CMA 2 बोलते हैं, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। इसके बाद से इसके रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, पर कुछ भी हो नहीं पाया था 2-3 साल तक। फिर इसको इम्प्लीमेंट करा गया, तो अभी भी इसके रूल्स रेगुलेशंस बने नहीं है। तो इस सेकेंड मीटिंग थी इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। ठीक है। कॉन्फ्रेंस तो हर साल चल रही है, तो ये सेकेंड मीटिंग थी पेरिस एग्रीमेंट की, इसलिए इसको CMA 2 भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ सकते हैं आजकल यूपीपीएससी की परीक्षाओं में, डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो बीईओ के लिए ये चीजें आप याद रखो। COP 25 कहां पर? मैड्रिड में हुई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत हो सकता है कि वो ये पूछ लें कि COP 26 जो कि अगले साल होनी है 2021 में, वो सॉरी 2020 में, तो वो कहां पर होगी? वो होगी ग्लासगो में। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ये सिटी है ग्लासगो। तो वहां पर COP 26 को आयोजित किया जाएगा। अब देखो ये जो समिट हुई थी ये फेल हो गई, इसमें कुछ भी आउटकम नहीं आया, क्योंकि इसमें आपके जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद अभी तक क्या हुआ है कि रूल्स नहीं बन पाए हैं, एक रोड मैप नहीं बन पाया है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने टारगेट सेट करे थे तो उनको कैसे पाया जाए। ठीक है, उनको अचीव कैसे किया जाए, तो ये रोड मैप अब तक बना नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें कनाडा और यूएसए आपके क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो गए, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, पिछले 1-2 सालों की ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तो आउटकम क्यों नहीं आया, मतलब बता देता हूँ इतना जल्दी से, इतना लाइक ये आपसे एग्जाम इन बीईओ वगैरह में तो नहीं पूछा जाएगा। इसमें था क्या कि जो अभी जैसे इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज हैं, उनका ये बोलना है कि पेरिस एग्रीमेंट शुरू करने के पहले एटलीस्ट जो क्योटो प्रोटोकॉल के जो टारगेट्स थे उनको कंप्लीट किया जाए। अभी वही कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है। और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज को, मतलब जो विकसित देश हैं, ये विकासशील देशों को पैसा देंगे जो क्लाइमेट पर आपका चेंजेस हैं उनको रोकने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है। मतलब विकसित देश विकासशील देशों को पैसा देंगे, जिससे वो उस पैसे का यूज करें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए, टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए पैसा देंगे, तो वो अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने एक फंड, $100 बिलियन का एक फंड बनाने की बात करी थी, वो भी अभी तक हो नहीं पाया है ना। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल उसमें बात करी गई थी जो है इमिशन रिड्यूस करने के, इनको डेवलप कंट्रीज के, उनके भी उन्होंने अब तक टारगेट अचीव नहीं करे। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जो कार्बन ट्रेडिंग होती है, जो इमिशन ट्रेडिंग होती है, जो बहुत सारे देश इसको करते हैं और काफी फायदा भी होता है उनको, तो उस पे भी एक कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर सहमति नहीं हो पा रही देशों के बीच में। अब देखो ये जो कार्बन ट्रेडिंग है, अब इसको इनमें कार्बन मार्केट टर्म दिया गया है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। तो जो कार्बन मार्केटिंग है, इसमें जो है क्या हो रहा है कि जो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं वो इसके टर्म्स में सहमत नहीं हो रहे हैं। इनका कहना, क्योंकि कार्बन मार्केट में इनको बहुत लॉस है, ये ऐसे इवेंट्स, मतलब ऐसे प्रोग्राम नहीं कर पाते अपने कंट्री के अंदर जिससे इनको कार्बन मार्केट में फायदा हो सके, कार्बन ट्रेडिंग कर सकें, है ना, इमिशन ट्रेडिंग कर सकें। तो ये आइलैंड कंट्रीज कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनके बीच में यहाँ पर ये पॉइंट फंसा हुआ है। खैर, अभी हम उम्मीद करेंगे कि COP जो 26 होगी ग्लासगो में, वहां पर कुछ सॉलिड आउटकम निकल कर आएगा, जिससे कि जो आपके जो जलवायु परिवर्तन है इसको रोकने की तरफ कुछ कड़े कदम उठाए जा सकें। ठीक है। अब देखो पेरिस एग्रीमेंट की जो कंडीशंस थी वो भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। अब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि फिर ये आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं यूपीपीएससी और मुख्य रूप से बीईओ परीक्षा के लिए। ठीक है। तो यूपीपीएससी के जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज चलाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा होगी उसके लिए, है ना। उसमें है टारगेट्स हैं जो वो इंपॉर्टेंट है, आपको जानने चाहिए अगर आप यूपीपीएससी की जो आप प्रीलिम्स परीक्षा दोगे उसके लिए।
अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ही इसी समिट के अंदर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक डिक्लेयर करा गया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। आप समझ रहे हो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस किसकी? सभी कंट्रीज की। इन्होंने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कैसा काम किया है, उनका क्या प्रदर्शन रहा है, उसी के आधार पर एक सूचकांक बनाया गया। ठीक है, इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए, और इसकी 9th रैंक आई है। ठीक है, 9th रैंक आई है। 2018 में इंडिया की 11वीं रैंक थी। ठीक है, इस इंडेक्स में 2018 में इंडिया की 11वीं रैंक थी। इस साल इंडिया की जो है 9th रैंक आई है। और भी अच्छी चीज ये है कि ये जो 9th रैंक है, एक्चुअली और भी इसको आप बेटर देख सकते हो, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे पे कोई भी कंट्री नहीं है। ये चीज मैंने आपको इसमें भी बताया है, आपके क्या बोलते हैं, ये पहले वाले पार्ट में, उसमें भी मैंने बताया था। तो जो चौथा कंट्री है वो है स्वीडन। ठीक, स्वीडन टॉप कंट्री है, सबसे अच्छा काम स्वीडन ने किया है क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए, लेकिन इसमें भी इसकी चौथी रैंक है। तो ऐसे देखा जाए तो इंडिया की 6th रैंक हुई। जो भी कंट्रीज हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनमें इंडिया की 6ठी रैंक आती है। ओके, तो ये आपको जानना जरूरी। और वर्स्ट रैंक किसकी, सबसे खराब किसकी है? यूएसए की। यूएसए सबसे ज्यादा पुअर परफॉर्मर है इस इंडेक्स के अंदर, और इसकी 61वीं रैंक है यूएसए की। ओके, तो ये आप समझिए, इसको जानिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंफोसिस को, इंफोसिस जो हमारी कंपनी है, आईटी कंपनी, इसको जो है एक अवार्ड दिया गया है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ठीक है, तो ये पहली इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी है जिसको यूएन का ये अवार्ड है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ये पुरस्कार दिया गया है इन्फोसिस को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप इसे याद रखिएगा। अच्छा, ये एक बात और है, ये जो हमारा COP25 था, इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था इसको अटेंड करने के लिए? ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर, तो इन्होंने ये समिट अटेंड करी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर ने ये समिट अटेंड करी थी। ओके, हाँ, इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे भारत की महिला पत्रकार जिन्हें वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया, वो कौन है? नेहा दीक्षित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2019। ठीक है, वर्ष 2019 का देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अक्कित्तम अच्युतन नंबूदरी। ये केरल के राइटर है, मलयालम भाषा में ये लिखते हैं, तो इनका नाम याद रखिए, अक्कित्तम अच्युतम अच्युतन नंबूदरी। नंबूदरी से भी याद रख सकते हो, उतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? ये भी जानिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ भी यूएन से रिलेटेड है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? थीम भी याद रखिए, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, याद रखिएगा। 10 दिसंबर को राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। ओके, अभी देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। जो भी हमारे जो ये ब्यूटी पीजेंट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2019 ये किसको दिया गया है? जोजी बिनी, जोजी बिनी तुंजी। ठीक, जोजी बिनी तुंजी, ये साउथ अफ्रीका की हैं, जोजी बिनी तुंजी। इनको जो है 2019 का मिस यूनिवर्स पुरस्कार दिया गया है, जोजी बिनी तुंजी को, याद रखिएगा। इसके बाद मिस अर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस अर्थ दिया गया है नेलिस पिमेंटल। ठीक है, नेलिस पिमेंटल, ये प्यूर्टो रिको की हैं, प्यूर्टो रिको, ये है नेलिस पिमेंटल। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2019,
ये जमैका की हैं टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह, ठीक है, ये हैं टोनी एन सिंह, इनको मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। 2019 के ये 19 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं थी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो सुमन राव, ये राजस्थान से थी और मिस इंडिया थी ये 2019 की। तो ये जो है मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने गई थी, तो इन्होंने यहां पर मिस वर्ल्ड एशिया का पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड एशिया, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, सुमन राव ने मिस वर्ल्ड कंपटीशन में मिस वर्ल्ड एशिया का पुरस्कार जीता है। इसके बाद ये यूपी के नोएडा से हैं विदिशा बालियान, तो ये थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि यूपी से हैं विदिशा बालियान, इन्होंने मिस डेफ इंटरनेशनल का पुरस्कार जीता है, ठीक है, मिस डेफ इंटरनेशनल। ओके, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट करंट था आज के वीडियो का, पार्ट 2 का। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो कुछ भी चीजें मैंने बताई हैं सारी सारी इंपॉर्टेंट थी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से ये वीडियो आपके पास लाइक वीडियोस में सेव भी हो जाएगा, तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, खोएगा नहीं वीडियो, आप देख सकते हो दोबारा। और वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल गेट सर्किल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेट सर्किल। आप हमारी बीईओ परीक्षा की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 9620778189, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं से जुड़ने के लिए। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप टारगेट यूपीपीएससी 2020 के साथ भी जुड़ सकते हैं यूपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर। ओके, एक एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इन वीडियोस में, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक वर्ष 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे ये पूछा जाएगा, तो याद रखना 2019 का जो मानव विकास सूचकांक है इसमें 129 रैंक थी भारत की 189 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। 129 रैंक थी भारत की मानव विकास सूचकांक के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और यूपीपीएससी के परीक्षाओं में सूचकांक से रिलेटेड प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मैं आपको इन वीडियोस में कराते जाता हूं, सारे के सारे इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं उनमें से। तो करीब 10-15 सूचकांक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको उन सभी के बारे में इन वीडियोस में बताता चलूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो दूसरा, ये देखिए, ये भी एक इंडेक्स है, इसको आपको अच्छे से समझना है। विश्व बैंक के द्वारा जारी कारोबार सुगमता सूची ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक कितनी है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश के अंदर कोई भी व्यापार करने की के लिए परिस्थितियां कितनी अनुकूल हैं, ठीक है, ये बताता है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। आप समझ सकते हो ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें जो है भारत की रैंक आई 63, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है इंडिया की रैंक इस इंडेक्स के अंदर। इसे याद रखिए, भारत की रैंक 2019 में 63वीं आई है, और पहली रैंक है न्यूजीलैंड की, दूसरी सिंगापुर और तीसरी हांगकांग। इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो इंडेक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनमें टॉप 3 को भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे फेवरेबल कंडीशन किस देश में है बिजनेस करने के लिए? न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड, इसके बाद सिंगापुर और हांगकांग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6 जनवरी 2020 को भारत और किस राष्ट्र के बीच नसीम अल बाहर नामक नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जिनमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यासों को इंक्लूड करा है और ये बताया है कि किन किन देशों के साथ होती हैं, ठीक। तो नसीम अल बाहर ये अभी हाल ही में 6 जनवरी को हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ये एक नौ सैन्य अभ्यास है, इसमें नेवल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है और ये भारत और ओमान के बीच ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इसे याद रखिए, नसीम अल बाहर
किस किस के बीच में है? भारत और ओमान के बीच में। ओके, अभी भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पिछले साल की न्यूज है बट इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो याद रखिए शरद अरविंद बोबड़े, ये हमारे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नंबर भी याद रखिए, क्रमांक भी पूछ सकते हैं, तो 47वें नंबर के हैं ये, याद रखिए शरद अरविंद बोबड़े। हाल ही में मन कृष्णा किस राज्य की पहल है? मन कृष्णा एक स्कीम है, एक योजना है, और यह योजना आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? कोई भी आप स्कीम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मन कृष्णा एक तो ये है आंध्र प्रदेश की स्कीम, और ये प्लास्टिक विरोधी अभियान है। कहाँ पर? कृष्णा और गोदावरी जो नदी है, और इनका जो पूरा रिवर सिस्टम है, इसमें कैनाल्स भी बनी है, तो इन सब जगह से प्लास्टिक हटानी है इस अभियान के अंदर। कृष्णा नदी, गोदावरी और उनकी जो सहायक नदियां हैं, और जो नहरें निकाली गई नदियों से सिंचाई के लिए, तो इन सभी जगहों से प्लास्टिक को बाहर करना है इस स्कीम के अंदर, मन कृष्णा स्कीम के अंदर। ठीक, तो ये इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देश का आर्सेनिक अजैविक प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा आर्सेनिक से प्रदूषित है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो ठीक, ये तो एक न्यूज है। इसके अलावा एक धान की नई प्रजाति खोजी गई है, मुक्तोश्री। ठीक, तो मुक्तोश्री जो ये प्रजाति है, इस पे आर्सेनिक का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, और इस जो धान की नई प्रजाति है मुक्तोश्री, इसको पश्चिम बंगाल के अंदर इसको अप्रूव कर दिया गया। मतलब ये जो धान की नई प्रजाति है मुक्तोश्री, ये पश्चिम बंगाल में मिलेगी। दोनों जो न्यूज हैं एक दूसरे से रिलेटेड थी। ओके, तो याद रखिएगा धान की कौन सी प्रजाति है जिसपे आर्सेनिक का कोई भी प्रभाव नहीं होता, वो है मुक्तोश्री। ठीक, अच्छा, बिम्स्टेक देशों का संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? ठीक, तो ये आप जानते ही होंगे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी ये जो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, जितने भी संगठन हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ देश मिलकर बनाते हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से देश इनके मेंबर हैं। जैसे सार्क हो गया, है ना, एशियान, आपका ब्रिक्स, बिम्स्टेक, तो इन सब के जो भी मेंबर्स हैं, आप इनके बारे में जानिएगा। कहाँ इनका गठन किया गया वो जानिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और वर्तमान इनके जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, उनके नाम भी आप समझिएगा, जानिएगा जरूर। तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में बिम्स्टेक देशों ने एक संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास किया है, और उसका आयोजन इंडिया के उड़ीसा में किया गया है। ठीक, तो उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, बिम्स्टेक के मेंबर आप देख लीजिए कौन कौन है। इसके बाद इससे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पहला मेंबर समझ लीजिए आपका, एक इंडिया, भारत इसका मेंबर है। इसके बाद बांग्लादेश इसका मेंबर है। ठीक है, देन इसके बाद आपका श्रीलंका इसका मेंबर है। ठीक है, इसके बाद म्यांमार इसका मेंबर है। इसके बाद आपका नेपाल आपका बिम्स्टेक का मेंबर है, और भूटान एंड थाईलैंड। ठीक है, भूटान और थाईलैंड। तो याद रखना, ये 7 जो मेंबर हैं, इनमें से इस अभ्यास के अंदर सिर्फ 5 लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, 5 कंट्रीज ने। भूटान और थाईलैंड ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है। ठीक, तो ये जो संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास था, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट करा, इसमें बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट करा, श्रीलंका ने पार्टिसिपेट करा, म्यांमार ने इसमें भाग लिया, और नेपाल ने इसमें पार्टिसिपेट करा। किसने किसने नहीं करा? भूटान और थाईलैंड ने। ठीक, तो ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है पिछले साल की, और इस साल भी इसके पूछे जाने की काफी प्रोबेबिलिटी है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभालने वाली पहली महिला है गीता गोपीनाथ। ओके, याद रखिएगा कौन है। इसके बाद आईएमएफ की चीफ कौन है? अगर आप इनका मुझे आंसर दे सकते हैं तो बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी नई बनी है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 105वां सदस्य कौन बना है? देखो 105वां सदस्य अभी कौन बना है आईसीसी का? अमेरिका ने जो है आईसीसी को ज्वाइन किया है। अमेरिकी क्रिकेट संघ 105वां मेंबर बन गया है आईसीसी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत में डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन नंदन नीलकेणी को नियुक्त करा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इनको जो है अभी हाल ही में इनकी जनवरी में ये समिति बनी है और इसमें जो डिजिटल पेमेंट है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसका डेवलपमेंट करा जाए, उसके लिए ये समिति 90 दिन का समय लेगी इसका एक ड्राफ्ट बनाने में और 90 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो इस कमेटी के चेयरमैन है नंदन नीलकेणी। ओके, किस टीम ने प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब जीता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब किसने जीता है? बंगलुरु बुल्स ने। ठीक, बंगलुरु बुल्स ने गुजरात को हराया। ठीक है, तो उपविजेता गुजरात रहे और विजेता है बंगलुरु बुल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय बेल दिवस कब मनाया गया? देखिए, अंतरराष्ट्रीय बेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको सेलिब्रेट करा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूएन कुछ भी जो भी करता है, यूएन के द्वारा जो अवार्ड्स दिए जाते हैं या जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस है, ये 4 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था। अभी 4 जन 2020 को दूसरी बार मनाया गया। ठीक है, तो 4 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो लुइस ब्रेल थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, उनका जन्मदिन है ये 4 जनवरी। ठीक, तो लुइस ब्रेल के जन्मदिन को मनाने की वजह से अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस को हम लोग 4 जनवरी को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे। 14वां प्रश्न है, कौन सा देश चंद्रमा के दूसरी ओर पहली बार यान उतारने में सफल रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर की न्यूज है तो आपको इसे जानना चाहिए। देखो इसमें क्या है, दूसरी ओर का मतलब क्या हुआ? तो वो चंद्रमा है ना, उसका एक पोर्शन जो हमारी तरफ रहता है वो हमेशा चमकता रहता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पृथ्वी की तरफ रहता है, ये हमारी अर्थ है, तो इसकी इसकी तरफ रहता है और हमेशा शाइनिंग रहता है और ये कभी भी रोटेट नहीं होता। मतलब रोटेट होता है पर उसी वेलोसिटी से हमारी अर्थ भी रोटेट होती रहती है। तो ये पोर्शन हमें मिलता नहीं कभी भी देखने के लिए। तो जो ये पीछे वाला पोर्शन है ना, पीछे वाला, यहां पर उतारा है पहली बार चीन ने। ठीक, चाइना ने पहली बार अपना एक सैटेलाइट उतारा है और इसके पहले ऐसा कोई भी देश कर नहीं पाया। हाल ही में किन 2 देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट ईयर की न्यूज है बट इंपॉर्टेंट है, आपसे अभी भी पूछी जा सकती है, एकदम रिलेवेंट है। तो यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने का निर्णय अमेरिका और इसराइल ने किया है। इसराइल पहले, अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी, फिर इसके बाद इसराइल ने घोषणा कर दी। इसराइल का कहना है कि यूनेस्को काफी पक्षपात करता है इसराइल के साथ अपनी पॉलिसीज में, इस वजह से इसराइल ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी। अच्छा, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर की न्यूज है, आपसे पूछ सकते हैं। आईसीसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय हैं, याद रखिए, मनु साहनी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन है इस टाइम? इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, आपको पता होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आईसीसी के सीईओ और बीसीसीआई के चेयरपर्सन। क्वेश्चन नंबर 17, यूएई और सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? तो यूएई और सऊदी अरब ने जो संयुक्त डिजिटल करेंसी लॉन्च की है उसका नाम है अबेर। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 18, स्वस्थ भारत यात्रा के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ भारत यात्रा, इसके अंतर्गत तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत की क्या रैंक रही? ठीक, अभी हाल में ही सूचकांक को जारी करा गया। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2 नीचे हो गई है और अब ये 80 रैंक हो गई है भारत की। लास्ट ईयर 2018 में 78वीं रैंक थी। ठीक है, तो जो ये आपका करप्शन इंडेक्स है इसमें फिर से 2 रैंक नीचे जाके हम 80 पे चले गए हैं। तो याद रखिए, 2019 में वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 80 है।
काफी इंपॉर्टेंट है। किस खिलाड़ी ने पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब अपने नाम किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये जो है नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनके जो विजेता हैं पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, इनके नाम एकदम रट लेना। एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। स्पोर्ट्स कैटेगरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कोई भी ये 4 जो ग्रैंड स्लैम है उनसे पूछे जाते हैं ये 4 ये प्रश्न। तो 8 बनते हैं, आपको 8 याद रखने हैं, 4 पुरुष वर्ग में और 4 महिला वर्ग में। इसके बाद देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है अभी 2019 की, ठीक है। तो ये 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो भैया ये याद कर लो। देखो इस पे मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट पे एक नया एक पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, कल उसको अपलोड कर दूंगा। तो इसमें मैंने सारा कुछ कवर किया है। अभी आप जैसे ये देख लो कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश एरिया की दृष्टि से, ठीक है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद पिछले 2 वर्षों में किस राज्य में वनों के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ठीक है। तो वनों का जो पिछले एक्चुअली हर 2 साल में ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना। तो अभी 2 वर्ष में सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा एरिया बढ़ा है वनों का। ओके। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं, अगर आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि भारत में पूरे वनावरण का कितना परसेंट है भारत के क्षेत्रफल का? ठीक है, जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसका उसका कितना प्रतिशत वन है भारत में? ये आप मुझे जरा बताइएगा कि 2018 के पेपर में आरओ में और यूपीपीएससी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी बीईओ की परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3-4 जो 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें से कोई एक आएगा। अभी मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको करा दूंगा। तो आप जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट के, आप सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? ठीक है। तो भारत नेपाल के साथ बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाएगा, ठीक है। और ये ट्रेन दिल्ली से चलेगी और दिल्ली से अपना पूरा नेपाल जाके जितने भी बुद्ध से रिलेटेड जो भी स्थान है, जहां जहां पर भगवान बुद्ध गए हैं उनसे जो रिलेटेड जो भी स्थान है, उन सभी स्थानों को कवर करते हुए ये ट्रेन वापस दिल्ली आ जाएगी। तो ये पूरा को एक पूरा पूरा जो सर्किट है वो बौद्ध सर्किट कहलाएगा। तो नेपाल के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों पर ये ट्रेन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार किसने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स कैटेगरी का। आपसे ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ये जो है लियोनेल मेसी ने जो है लगातार 3 बार गोल्डन ग्लोब शू पुरस्कार जीता है, ठीक है। और टोटल ये 6 बार इस पुरस्कार को अब तक जीत चुके हैं और लगातार 3 बार ये यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन 25 क्वेश्चन नंबर, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 16 अक्टूबर को मनाते हैं, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो दिन है कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसमें जो है एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व के 23% भूखे लोग भारत में रहते हैं। मतलब अगर पूरे विश्व के 100 भूखे लोग निकाले जाएंगे तो उसमें 23 लोग कहाँ के होंगे? भारत के। तो ये कंडीशन बहुत खराब है। ऐसी जब रिपोर्ट्स आती हैं तो बड़ी किरकिरी हो जाती है इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर। बाकी सब तो बढ़िया है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी वीडियो को अगर अब तक देखा है तो डेफिनेटली आपको भी ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस आपको अल्टरनेट हर दूसरे दिन पे मिलते रहेंगे। हमारे 500 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी पूछा जाएगा बीईओ की परीक्षा में करंट से, वो सारे के सारे चीज़ें आपको इनके अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट की, तो आप हमारी बीईओ परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 8 टेस्ट हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। ओके, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 9620778189। और ये अगर आप टेस्ट देते हो पूरा इसमें 5 फुल टेस्ट हैं और जो है 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। तो आपको काफ़ी ये फ़ायदा करेगा। आप अपनी गलतियां ढूंढ पाओगे कि कौन कौन सी आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो आप उनको सुधार सकते हैं जिससे कि वो सिली मिस्टेक्स आपके फाइनल पेपर में ना हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ओके, इसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया जाएगा और अपने आप जो भी टेस्ट पेपर्स हैं आप उनको लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए।